नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शख्सियत में आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। एक हादसे में इन्होंने अपना बायां हाथ जरूर गंवाया, लेकिन नहीं गंवाया तो अपना हौसला, अपनी ताकत। इन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और देश को एक नहीं बल्कि दो स्वर्ण पदक दिलाए। ना सिर्फ स्वर्ण पदक बल्कि रजत पदक भी इन्होंने देश के नाम दिया और देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, चुरू जिले को गौरवान्वित महसूस कराया। लेकिन अब ये शख्स सियासत में कदम रख रहे हैं लोकसभा चुनाव से। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट सामने आई थी तो एक नाम जो सभी को चौंका रहा था, चुरू से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया का नाम। ये नरेंद्र के देवेंद्र हैं और इसी बात से इन्हें जाना जा रहा है आजकल। तो बहुत स्वागत है देवेंद्र जी हमारे खास कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद। सही कह रही हूँ मैं, नरेंद्र के देवेंद्र? बिल्कुल। तो देवेंद्र, क्योंकि स्वर्ण पदक जिताना बहुत बड़ी बात होती है, आपने देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करा है, वो गर्व का पल कोई नहीं भूल सकता। लेकिन सियासत की हम बात करेंगे, शुरुआत आपके जीवन से करते हैं। कैसा रहा है आपका व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि संघर्षों से भरा रहा है जैसा हमें पता है। कितना ज़्यादा संघर्ष आपने किया है और किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया? देखिए, संघर्ष की बात आती है तो अब दिमाग में एक नई बात आने लगी मुझे, जो मेरी लाइफ रही है। जब जब मैं संघर्ष करता हूँ तब मैं ये मानता हूँ मैं सफलता की तरफ जा रहा हूँ। तो उसी श्रेणी में बचपन में जो संघर्ष किया, आज जिस गांव में हम बैठे हैं, इसी गांव में, इसी ढानी में, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे मुझे करंट लगा था और आप जहाँ हैं यहीं ला करके लिटाया था मुझे उस टाइम कि देवेंद्र। और उस टाइम तो मुझे ये सोच लिया था कि डेथ हो चुकी है, क्योंकि जल्दबाजी में पता नहीं चलता। लेकिन फिर कहा कि भाई इनके अंदर सांस है अभी, तब लेके गए हॉस्पिटल। तो वो इतना ज्यादा भयानक हादसा था, वो सबको हिला दिया, मेरे को नहीं। एक बच्चे का फिर 10 साल की उम्र में हाथ चला जाता है, हॉस्पिटल से निकलता है, तब उसके दिमाग में आती है कि अब बगैर हाथ आपको जिंदगी जीनी है। तो ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजिंग रही और उसको फिर मैंने एक्सेप्ट किया और फिर संघर्ष की शुरुआत की। तो बचपन में ओपनिंग ही संघर्ष से हुई। बिल्कुल, शुरुआत आपकी संघर्ष से रही। लेकिन वाकई में अब आज के समय की अगर बात की जाए तो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन एक 10 साल का बच्चा एक बड़े हादसे का शिकार होता है, एक अपना हाथ गंवा देता है। लेकिन कैसे सोचा कि खेल में रुचि आपकी रही थी, कैसे सोचा कि खेल में ही आपको आगे बढ़ना है और पैरालंपिक खिलाड़ी तक का सफर और आज तक का सफर आप किस तरीके से देखते हैं? एक स्टोरी आई थी ढानी से रियो पैरालंपिक। ढानी मेरा गांव है, ढानी से सफर की आई थी। वो स्टोरी बहुत अच्छी थी। उसमें पूरा स्ट्रगल दिखाया गया था जिंदगी का, क्योंकि शुरुआत में खेल मैंने सरकारी स्कूल से शुरुआत किया था। तो मैं पहले टीम गेम खेलना चाहता था, लेकिन जैसे कबड्डी था तो मैं नहीं खेल पाया। मेरा मन बहुत करता था, अब एक हाथ के को भाई कबड्डी टीम में कौन लेगा। फिर मैंने सोचा मैं भी व्यक्तिगत गेम लेता हूँ मेरा। फिर मैंने भाला को चुना। डिस्कस देखा मैंने, डिस्कस मेरे को अच्छी नहीं लगी, शॉर्ट पुट हैवी लगा, गोला फेंक बोलते हैं जिसे। भाला मेरे को वो उड़ता हुआ अच्छा नजर आता था। तो मैंने उस दिन सोच लिया कि मेरे को भाला फेंकना है। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, सुविधाएं थी नहीं, बिल्कुल जीरो सुविधाएं थी। तो अंदर ये जुनून था कि कहीं न कहीं अपने को भाला फेंकना है। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कोई राज था। कमजोर कहता था वो, मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगता था। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं कमजोर ने कहलाने की जिद ने मुझे दुनिया का चैंपियन बनाया है। बिल्कुल, और जिद बहुत जरूरी है, इस बात से पता चलता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता होगा एक हाथ ना होना और भाला फेंकना, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है जितना हमें पता है। तो कितना ज्यादा कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता था प्रैक्टिस में? बहुत चेंज करना पड़े अपने आप को। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि यदि किसी को महसूस नहीं हो रहा हो कि एक हाथ से कैसे क्या होता है, एक दिन आप अपना एक हाथ बांध के देख लें और फिर डेली रूटीन की लाइफ जी के दिखाएं। उसमें भी चैलेंज होते हैं। भाला तो बहुत अपने आप में अलग होता है। उसके लिए मुझे बार बार ट्रेनिंग करनी पड़ी। उसके लिए बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजें की मैंने। बहुत ही चैलेंज था वो, क्योंकि एक हाथ में भाला, दूसरा हाथ है नहीं, तो बैलेंस कैसे बनेगा आपका। लेकिन अभ्यास है वो, और कहते हैं तो मजबूरियां सब कुछ सिखा देती हैं। खिलाड़ी के तौर पर तो आपको जाना ही जाता है और वाकई में
बहुत ज़्यादा आपने देश का मान बढ़ाया है, और वो लम्हा भी मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि जब आपने स्वर्ण पदक जीता होगा तो वो आपको भी गौरवान्वित कर रहा हो, क्योंकि देश का मान आपने इंटरनेशनली बढ़ाया है। लेकिन अब सियासत की बात करते हैं। टिकट मिला तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? आपको पहले से पता था कि टिकट मिलने जा रहा है, कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? एकदम से ऐलान होता है कि भाई पहली लिस्ट सामने आती है, चुरू से कौन? देवेंद्र झाझड़िया। क्या रिएक्शन था सभी का? आपका खुद का क्या रिएक्शन था? नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरी 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात थी और परिवार के साथ थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देवेंद्र जी आपको जिम्मेवारियां देंगे। तो मैंने कहा आपका जो भी आदेश होगा बिल्कुल निभाएंगे। अब मैंने सोचा, मैं तो खिलाड़ी आदमी था 2 साल पहले, तो मैंने सोचा खेल में कोई जिम्मेवारी देंगे, क्योंकि मैं काफी काम किया मैंने स्पोर्ट्स में। मैं सुझाव देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को काफी सुझाव दिए, उन पे इम्प्लीमेंट भी हुआ। जैसे खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर 1000 खुले हैं, वो मेरी आइडिया था। तो मैं सोचा खेल में कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं। अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे वो दिन याद आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तय कर लिया था कि देवेंद्र जी को लेके आएंगे। और बातचीत भी हुई थी प्रधानमंत्री से आपकी? क्या बातचीत उस दौरान हुई थी? क्या पूछा था उन्होंने? क्योंकि प्रधानमंत्री की खासियत है, वो जब पूछते हैं तो बहुत डीपली पूछते हैं, और उन्हें जो इमोशनल चीजें होती हैं वो ज्यादा कनेक्ट करती हैं। तो ऐसा क्या आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री को प्रभावित कर गया वो? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात लगभग 10 बार हुई है, अलग अलग। मुझे एक बार मैं मिला था उनसे, तो कोई मैंने धन्यवाद दिया, मेरे को पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तब उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी आपको अवार्ड देके आपसे हमें एनर्जी मिलती है। आपको देखते हैं तब मेरे को ये लगता है कि देखो, एक किसान के बेटे, गांव के बच्चे ने कहां तक इतिहास बना दिया। वाकई बड़ी दिलचस्प कहानी है, और ये आपने शायद मंच से भी बताई थी हाल ही में, जब सभा को संबोधित आप भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री जब आए थे। लेकिन देवेंद्र जी, आप बहुत सरल हैं, स्वभाव सरल है, व्यक्तित्व सरल है, चेहरे पर सिर्फ मुस्कान रहती है, कोई चालाकी आप में नजर नहीं आती है। लेकिन अगर सियासत की बात करें, आपके प्रतिद्वंदी आपको परिवारवाद का, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठाती है और परिवारवाद को लेकर हालांकि मुखर भी रहती है, लेकिन एक तरफ विरासत में सियासत ना मिलना, और दूसरी तरफ जो आपका प्रतिद्वंदी है उनको विरासत में सियासत भी मिली है, और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरीके से सियासत में परिपक्व हैं वो। तो कैसे सामना आप करेंगे? पहले मैं क्लियर कर दूं इसमें कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है। जनता का जो फैसला है वही मान्य होता है। मैं 36 बिरादरी के लिए काम करूंगा। मैंने जिस दिन भारत की जर्सी पहन ली थी उस दिन सब मेरे भारतीय थे। पानी के क्षेत्र में बहुत समस्या है, हमने कई लोगों से बातचीत भी की, हमारी टीम निकली हुई है, जगह जगह जा रहे हैं, मुद्दे जान रहे हैं। इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पानी की भीषण समस्या है, बारिश के भरोसे लोग हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से अपनी सभाओं में आप वादा कर रहे हैं कि पानी की समस्या को दूर करेंगे, वो बात अलग है कि 1999 से एक परिवार का प्रभाव रहा है इस क्षेत्र में, लेकिन जो जनता कह रही है वो कह रही है कि काम नहीं हुआ है। तो पानी को लेकर जब आप बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से काउंटर ये आ रहा है कि पानी कैसे लाओगे, क्या टैंकर में भर के लाओगे? तो कैसे पानी की समस्या को दूर करेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, उनके निजी पानी की समस्याएं कभी नहीं रही, उनके घर में कभी नहीं रही पानी की समस्याएं। मेरे गांव में बैठे हो यही समस्या है। मेरी माँ हमेशा कहती है पानी वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहती है। अब वो टैंकर की बात करते हैं, उनको पता ही नहीं है। हम टैंकर से पीछा छुड़वाने के लिए पानी लेके आना चाहते हैं। टैंकर के यहाँ जब टैंकर से पानी डलवाते हैं तो 1000 रुपए एक टैंकर के लेते हैं। उनको पता ही नहीं है। टैंकर से पीछा छुड़वा रहे हैं हम लोग पानी के लिए कि टैंकर, यहाँ से टैंकर से सप्लाई होते हैं, 1000 रुपए लेते हैं। और फिर हमारा मिशन है ये, हर घर में पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन है, उसमें हर घर पानी पहुंचे। यमुना जल समझौता सबको पता है, हो गया। मेरा टारगेट ये जल्दी से जल्दी वो पानी पहुंचाएं हम, ताकि पब्लिक को, जनता को ये लगे कि ये काम हुआ है और हर घर तक पहुंच जाए। मेरा एक स्लोगन था जी, प्रधानमंत्री जी के सामने बोला मैंने कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा पहला आपसे निवेदन ये है, हर घर में पानी पहुंचे और हर खूड में पानी पहुंचे। क्योंकि कुमाराम नहर जो लिफ्ट है हमारी,
कुमाराम कैनाल लिफ्ट है, उसका पानी हम लेके आएंगे। और सबसे हमारा काम है कि उसका जो रकबा है उस रकबे को भी हम बढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, पूरा मैंने प्लान कर लिया है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक व्यक्ति खेत में जा करके चने पाड़ता है ना, उसको सब पता होता है कि इस चने पे क्या लगा हुआ है। तो देवेंद्र जी, क्योंकि सवालों का सिलसिला आपसे जारी रहने वाला है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो देवेंद्र जी से और भी होंगे कुछ सवाल, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो आज शख्सियत में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र झाझड़िया। आप चूरू के रहने वाले हैं, बचपन से लेकर बड़े तक आपने लोगों को अच्छी तरीके से देखा है, उनकी समस्या को भी जाना है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। पानी के अलावा आपको कौन सी और क्षेत्रीय समस्या नजर आती है जिससे लोग जूझते हैं और आपने सोचा कि नहीं, इसे तो दूर होना चाहिए? यहाँ पे काफी काम करने की जरूरत है। हमारी मीटर गेज से ब्रॉड गेज में चेंज हुई लाइनें। चूरू जो लोकसभा है उसमें कोई नई ट्रैक नहीं बिछी है, उनको चेंज किया। बस आज़ादी के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। उनमें नए के बराबर कोई चेंज हुई होगी तो वो हो सकती है छोटी मोटी, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है, जितनी थी उतनी है। तो इसको हमें, जैसे तारानगर है, तारानगर आज आज़ादी के बाद रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा ही नहीं। सरदार शहर है, सुजानगढ़ है, यहाँ पे हमें इतना काम करने की जरूरत है। और देवेंद्र झाझड़िया की फाइल सीधी मोदी जी के पास जाएगी। लोगों को पता है ये, अब लोगों की समझ में आ गई कि ये काम करवा सकता है तो देवेंद्र झाझड़िया ही करवा सकता है। और यहाँ पशुधन है, किसान है, पशुधन में हम बहुत काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, दूध होता है, दूध या तो हम खाने के काम में आता है या बेचने के काम में आता है। दूध के हम प्रोडक्ट भी तो बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं। और मार्केट हमारे पास इतना बड़ा है, दिल्ली हमारे बिल्कुल नज़दीक है, रोड कनेक्टिविटी पे भारत सरकार सबसे बेस्ट काम करती है। और पशुधन में नस्ल गुणवत्ता वो सबसे जरूरी चीज़ है, नस्ल अच्छी लेकर के आए। खेती तो हम कर रहे हैं, जैसे मान लो मूंगफली हुई, मूंगफली सीधी बेच दी, किसान की क्या आई नहीं हुई। फूड प्रोसेसिंग, मूंगफली से हम पीनट बटर बना सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। उनको ये इस टाइप से काम करने हैं हमें। यहाँ प्रवासी राजस्थान, प्रवासी चूरू बहुत हैं। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट बहुत उद्योग है। यहाँ चांदी के बर्तन बहुत बनते हैं यहाँ पे। अच्छा। बहुत बनते हैं चांदी के बर्तन। उन लोगों को हम इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे। और इतना मुझे पता है कि देवेंद्र झाझड़िया उनको निमंत्रण देगा तो वो लोग आएंगे, क्यों? उनको पता है देवेंद्र झाझड़िया कोई पॉलिटिशियन नहीं है, एक जनसेवक के तौर पे आया, सबको पता है। तो उनको बुलाएंगे हम, इन्वेस्टमेंट यहाँ उद्योग लगाएंगे ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो क्यों जाएं बाहर। और एक जो मेरा खास है, जो विजन मान लें, इसमें एक गोचर भूमि बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। अच्छा। गोचर भूमि में ऐसे है कि वो सरकार की भूमि होती है और किसी टाइम में थोड़ी सी भूमि, आबादी भूमि बोलते हैं, वो कटी थी यहाँ पे। उसके बाद बढ़ती गई जनसंख्या, लोगों ने मकान बना लिए वहाँ पे। अब उन लोगों में बहुत कंफ्यूज है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। उनको हम आबादी भूमि में कन्वर्ट करवाएंगे। प्रधानमंत्री की तरह गारंटी पूरी होने की गारंटी आप दे रहे हैं? ये गारंटी है मेरी। अच्छा, आपकी गारंटी है? ये मेरी गारंटी है। गोचर भूमि से जो बसे हुए हैं उनको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं मेरे घर पे आता हूँ तो पहला यहाँ यही मेरे से सवाल होता है कि क्या हमारे मकान बचेंगे कि नहीं। तो भाई मैं ये कहता हूँ आपके मकान बिल्कुल बचेंगे, सरकार इसमें कर सकती है और हम आराम से करवाएंगे। देवेंद्र जी, एक बात और खास है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री संबोधित करने आए और ये कहें कि दिल्ली में नरेंद्र है और चूरू में देवेंद्र है। ये समझ आता है कि अटूट विश्वास है प्रधानमंत्री का आप पर। मोदी जी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से परखते हैं। मेरी 8-10 बार उनसे जो मुलाकात हुई है तो उन्होंने मेरे को समझ लिया देवेंद्र कैसा है। उनके दिमाग में यही है, किसान का बेटा है,
पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, राष्ट्रवादी भावना है और डिसिप्लिन वाला है और खिलाड़ी है तो मेहनती भी है। अब उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास कर रखा है, उस विश्वास को मैं पूरा करूंगा, पूरा निभाऊंगा। हम तो परिणाम पे विश्वास करते हैं, रिजल्ट देते हैं हम लोग रिजल्ट देते हैं। देवेंद्र झाझड़िया के सरल व्यक्तित्व का प्रभाव इतना ज्यादा हावी होगा कि जनता देवेंद्र झाझड़िया पर विश्वास जताएगी। इस मुकाबले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और मुझे ये खुशी की बात है कि एक तो मुझे कोई भाषा की प्रॉब्लम नहीं है। हम जो हमारी स्थानीय भाषा है उसी में बात कर रहे हैं लोगों से। आज हर कोई कहता है देवेंद्र जी चुनाव प्रचार में आप बहुत आगे निकल गए हो। क्यों? खिलाड़ी हूँ, मेहनती हूँ, गांव में रहा, पर डे दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ। जो यहाँ बुजुर्ग है ना, दोनों हाथ रखते हैं ऐसे मेरे सर पे कि बेटा हम आपके साथ हैं। वो जो भावनाएं है ना, वो इतनी जबरदस्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जीत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होगी तो वो चूरू लोकसभा क्षेत्र से होगी, भाजपा प्रत्याशी। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में, तो कैसा महसूस आपने किया एक देशवासी होने के नाते? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था, मैं उसका साक्षी बना हूं। मैं वहां अयोध्या में था। अच्छा। मुझे निमंत्रण मिला था। उस दिन मैं देख रहा था 80% लोगों के आंखों में आंसू थे। 80% लोगों के वहां थे ना, मेरे खुद के आंसू आ गए थे। जो बताया गया है कि यहाँ रहते थे, तिरपाल के अंदर मूर्तियां रहती थी। ऐसा भयानक दौर, 500 साल बीत गए थे। आज भी उन्हीं का विरोध करती है कांग्रेस। कहते हैं कि जिसको जो परेशानी हो वो उस दिक्कत परेशानी को बखूबी समझता है। हमने एक वीडियो देखा आपका, आप प्रचार के लिए गए थे, वहां पर कुछ दिव्यांग थे। आप जब उनसे मिल रहे थे तो आप खुद भावुक हो गए थे और वो वीडियो बता रहा है कि आप उनके दर्द को समझ रहे हैं। क्या हुआ था वहां पर इस दौरान कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? अपने दलित समाज से था वो लड़का और उसका एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी। उन्होंने बताया मेरे को कि मेरे को हौसला मिला सर। तो मैंने कहा कैसा हौसला मिला? भाई आपके साथ तो ये इंजरी होगी, ठीक होगी? नहीं बोल सर, आपको देख करके मुझे हौसला मिला है कि हाथ नहीं होने के बावजूद आज हमारा देवेंद्र पूरी दुनिया में नाम किया है। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में घूम रहा है। तो वो बता रहा मैं घर से बाहर तो नहीं निकल पाता, वीडियो देखता हूँ आपके। तो मेरे को किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा है वो, तो मैं उनसे मिलने गया। मैं इसलिए भावुक हुआ, मैंने मेरी पूरी जिंदगी संघर्ष देखा और यहाँ पे दिव्यांगजनों पे और भी बहुत काम करने की जरूरत है। पहले तो जानते ही थे दिव्यांग क्या होते हैं, मतलब इस वर्ग को एक अलग रखा गया था। लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो विकलांग से इनको दिव्यांग कहने लग गए। उन्होंने मन की बात में भी चर्चा की। उन्होंने खेलों में, पैरा खेलों में सुविधा दी। सबको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में बराबर लेके आना, सबके कैंप लगाना, फॉरेन में ट्रेनिंग करवाने, और कितने मिलते थे। इसके बाद फिर मेरे जैसे व्यक्ति को ये जो लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, 7 करोड़ दिव्यांगों में हौसला आया है। मैंने वहां जाकर के देखा उनके लिए काम करने की बहुत जरूरत है। इतना मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था पहले जब, लेकिन अब मुझे बना के प्रत्याशी भेजा। अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अच्छी व्हीलचेयर कैसे दे सकते हैं उनको, अच्छे फुट कैसे दे सकते हैं उनको, अच्छे और सुविधाएं क्या दे सकते हैं उनको। ये मैंने पूरी दुनिया में घूमा तब देखा वहाँ क्या सुविधाएं हैं, हमें और कितनी बढ़ानी पड़ेंगी। मोदी जी ने तो बहुत किया, लेकिन 10 साल के बजाय 15 साल जाएंगे तो और कितना करेंगे जी। उस बच्चे के आंखों में आंसू थे और मेरे भी आंखों में आंसू थे। क्यों? क्योंकि मैंने उनको ये बोला कि मैं आपके बीच में आ गया हूँ। तो उसने ऐसा ही शब्द बोला कि आप भगवान हो हमारे लिए। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, पर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग मिलके ऐसा काम करेंगे कि पूरा दुनिया भारत की तरफ देखेगा, ये मैं वादा करता हूँ। सांसद के तौर की जिम्मेदारी आपने बता दी, लेकिन भारतीय पैरालंपिक कमेटी के आप निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बतौर इस कमेटी के अध्यक्ष आप क्या
दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए करना चाहेंगे, कुछ सोचा है इसको लेकर? दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहली बार कोई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष निर्विरोध बना है। वो इसलिए बना है, यहाँ 30 स्टेटों के वोटिंग होती है और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। सभी ने एक लाइन में सहमति जताई कि यदि देवेंद्र झाझड़िया आते हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मीटिंग की तो उसमें मैंने कहा भी मेरे अंदर ऐसा क्या है मुझे बताओ आप, कि आपने इतना संघर्ष किया दिव्यांगजनों के लिए, आप नीचे से उठ के शीर्ष तक ऊपर तक पहुंचे, ओलंपिक मेडल लिया है, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो मेरा पहला टारगेट ये है, हिंदुस्तान में लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट तक पैरा खेलों को पहुंचाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इको फ्रेंडली बनाना उनके लिए। जैसे व्हीलचेयर नहीं जाती कई स्टेडियमों में, उनके लिए छोटे छोटे ये काम है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत बड़े काम है। आप यहाँ से जा रहे हो, आप आगे एंट्री नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर कितना दुख होगा। इको फ्रेंडली बनाएंगे हम, विदेश में ट्रेनिंग करवानी है खिलाड़ियों को। और हमारा बड़ा टारगेट है 2024 लोकसभा चुनाव नहीं, साथ में पेरिस पैरालंपिक में हम मेडल टैली को और अच्छा बढ़ाएंगे, ये हमारा टारगेट है। जी देवेंद्र जी, आपने आंसू का जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आया कि अमूमन हम जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं कि हम पीछे मुड़कर देखना भी चाहते हैं और उस पल को महसूस भी करना चाहते हैं। देवेंद्र झाझड़िया कब भी यहाँ आता है तो ये मेरे गांव के बैठे हैं। मैं हमेशा काका राम राम, ताऊ जी राम राम, और मैं हमेशा पैदल घूमता हूँ। यहाँ इस गांव में जाता हूँ पैदल, उस गांव में जाता हूँ, सबसे बात करके आता हूँ। और मेरे को भगवान ने, ईश्वर ने ये मौका दिया इनके लिए काम करने का। भावुक पल की बात आती है तो एक भावुक पल ये है कि इन लोगों के लिए काम करूंगा, उस दिन मैं अपने आप को सफल मानूंगा। 2004 की बात थी, मेरे को एथेंस पैरालंपिक में जाना था। उस टाइम में भारत सरकार ने हमें मना कर दिया कि पैसे नहीं देंगे आपको जाने के लिए। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, इमरजेंसी में। बोला आपकी फाइल पास नहीं हुई। अच्छा। मैंने कहा मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं, मेरे पिताजी बैग लेके घूमते थे। मैंने कहा मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं, क्या बात करते हो आप, अब मैं कहां से लाऊं पैसे। तो बोला नहीं नहीं आपकी नहीं हुई तो नहीं, बात खत्म। इमरजेंसी में पिताजी को बोलना पड़ा मुझे कि ये बात हो गई, पिताजी ने भी पता किया। इमरजेंसी मेरे को घर वालों ने कुछ नहीं बताया कि पिताजी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं करता हूँ व्यवस्था पैसे की। मैं खेल के आया, इंडिया टीम का मैं कैप्टन बना हुआ, ध्वजवाहक था, मेरे अंदर जोश था, मेरा देश मेरा देश। और मैंने गोल्ड मेडल जीता और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। मैं खुश था बिल्कुल। 2 महीने बाद में मेरे को पता चला वो व्यवस्थाएं की, वो क्या है कि हमारे तो गांव में थोड़ा बहुत कुछ होता है तो माताओं के पास गहना होता है। मेरे पिताजी ने वो मम्मी के गहने बेच करके मेरे को वहाँ भेज दिया। ये आज भी फील रहता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा भी लगा हो सकता है कि थोड़ा सा भावुक आपको कर दे कि शरीर से पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाए आप उस हादसे के बाद? कभी ऐसा लगा कि मेरा तो एक हाथ नहीं है, कि मैं ये काम नहीं पूरा कर पाऊंगा? कभी ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये मेरी कमजोरी है? नहीं, मैंने ये समझा मेरी जिंदगी में, मैं आपको बताऊं कि मैं अच्छा करूंगा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। आप यकीन नहीं करोगे 2 साल मैंने खुद ने 2 साल लगातार। कैसे? अब बना के दिखा दूं रोटी में। अच्छा। हाँ, तो परिस्थितियां आपको सब कुछ सिखा देती है, मैं यही कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ी ताकत अपनी क्या मानते हैं? क्यों जनता आपको चुने और क्या मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से? देखिए मेरा विजन क्लियर बताया मैंने, मेरे यही विजन है। मुझे रोड कनेक्टिविटी पे, रेल कनेक्टिविटी पे, पानी पे, एजुकेशन पे, एजुकेशन के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ मैं बस्ता लेके 6 किलोमीटर पैदल चला हूँ। वो पल मुझे याद है। पीएम श्री योजना है एक स्कूल में, उसमें 8 से 10 करोड़ रुपए देते हैं और एक अच्छी स्कूल बनती है। वैसे स्कूलें हम तैयार करें, उनमें स्पोर्ट्स का क्रेज हो, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना। खेलों के अंदर हमारे चूरू लोकसभा में बहुत स्कोप है। मैं गांव-गांव गया हूँ, कहीं कबड्डी के खिलाड़ी हैं, कहीं क्रिकेट के हैं, कहीं फुटबॉल के हैं, कहीं एथलेटिक्स के हैं।
वो लोग कह रहे हैं वेट, इंतजार कर रहे हैं हम आपका, कब आओ आप। अच्छा। हाँ, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभावग्रस्त जिंदगी जी है। मैंने देखा है ग्राउंड की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं क्लबों में ट्रेनिंग नहीं की मैंने, मुझे पता है यहाँ ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड पे काम करना है अपने को, स्टेडियम अच्छे बनाने, खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर लेके आने हैं। मैं पॉलिटिशियन नहीं बन करके जनसेवक की भूमिका में आऊंगा। आम पब्लिक का जो दर्द है वो मेरा दर्द है, वो दर्द मैं जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ मैं। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति का हम भला करेंगे, उसको सुविधाएं देंगे, लेकिन उन्होंने तो इतिहास ही रच दिया। अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया इनके बीच में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सही बात है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना विजन जनता के सामने रखने के लिए। तो ये देवेंद्र झाझड़िया जो कह रहे हैं कि जनता का दर्द बखूबी समझते हैं, क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं, जनता के बीच रहे हैं हमेशा, और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। दिव्यांग होने के बावजूद हौसला नहीं हारा, देश को मेडल दिलाए और साथ ही साथ लगातार वो कार्य करते रहे। लेकिन सियासत के कदम में अपनी ताकत वो जनता का विश्वास ही मान रहे हैं, लेकिन जनता उन पर कितना विश्वास जताती है ये 4 जून को साफ होगा।